हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों करने जा रहे हैं रोज, जो कि आगे की कहानी है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगाई गई है। तो 55 प्लस क्वेश्चन हमने इस प्रश्नोत्तरी में संकलित किए हैं। तो आप दोस्तों आराम से जवाब दीजिएगा। कहीं पर यदि बड़ा क्वेश्चन है तो बीच में वीडियो को रोक लीजिए। कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट दोस्तों ज़रूर करके बताइएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की सारी रचनाएं बहुत ही बढ़िया लेवल से दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी, करवाई जा रही हैं विद प्रश्नोत्तरी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप पीडीएफ के लिए मैसेज करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, रोज कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1931, 1933, 1934, 1935। बताइए रोज कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो देखिए रोज कहानी का दोस्तों प्रकाशन वर्ष है हमारा 1934। ठीक है, आगे चलते हैं। रोज कहानी की नायिका है मनोरमा, बिन्नी, मालती, लतिका। तो देखिए हम जानते हैं रोज कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसकी जो नायिका है वो है हमारे कौन, मालती है। बहुत सारी जो बातें हैं कहानी के बारे में हैं वो मैंने आपको कहानी को पढ़ने से पहले बताई है, और जो भी बातें आएंगी वो क्वेश्चनों के रूप में दोस्तों पूरी कहानी को मैंने छलनी कर दिया है। मालती के पति का नाम क्या है, भुवनेश, महेश्वर, तारानाथ, कमलेश्वर। यदि कोई भी और क्वेश्चन यदि आपके ध्यान में है जो इस प्रश्नोत्तरी में शामिल नहीं हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मालती के पति का नाम दोस्तों हम देखते हैं क्या है, महेश्वर है। कथावाचक मालती से और तुम इतनी देर क्या करती हो प्रश्न क्यों पूछ नहीं पाया। मालती उठकर भीतर कमरे में चली गई थी। मालती बच्चे को खिला रही थी। लेखक ने आते ही एकाएक प्रश्न पूछना ठीक नहीं समझा। लेखक को अपना प्रश्न निस्सार जान पड़ा। बताइए तो देखिए क्या कह रहा है, लेखक कहता है कि मैं वही आया था तो तुम इतनी देर क्या करती हो। तो ये लेखक कहता है कि मैंने एकाएक में आया था और ऐसा प्रश्न पूछना मैंने उचित नहीं समझा था। तो लेखक ने आते ही, लेखक यानी दोस्तों लेखक बराबर कथावाचक हम यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि ये जो प्रस्तुत कहानी है वो एक प्रकार से आत्मवादी शैली में लिखी गई है। तो यहाँ पर जो लेखक है, हालांकि वो कहानी को लिखने वाला है लेकिन जो कहने वाला है वो एक कथावाचक है और वो अपनी कहानी बता रहा है। तो लेखक ने आते ही एकाएक प्रश्न पूछना ठीक नहीं समझा, ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालती ने ना चाहते हुए भी कथावाचक के हाथ में पंखा क्यों दे दिया, उसका हाथ थक गया था। लेखक के बहुत जिद करने पर, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर, पति माहेश्वर के आने पर। बताइए तो मालती है वो लेखक के लिए, जो भी कथावाचक है उसके लिए क्या है, वो पंखा झलना चाहती है, वो मना करता है लेकिन फिर भी क्या है, ना चाहते हुए भी वो कथावाचक के हाथ में पंखा दे देती है। क्यों, क्योंकि जो उसका बच्चा है वो रोने लग जाता है। यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। कथावाचक इस कथन से विशेषतः किसकी ओर संकेत करता है, मालती की ओर, महेश्वर की ओर, टिटी की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो कथावाचक है वो क्या कह रहा है कि भाई मालती की ओर है, वो यहाँ पर संकेत कर रहा है कि वो देखता है कि इस घर में क्या है, एक रस्ता की नीरसता की एक प्रकार से छाया है वो छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर।
तो यहाँ पर मालती की ओर संकेत किया गया है। कथावाचक मालती को क्या कहना उचित समझता है? बहन, प्रेमिका, सखी, छाया। तो कथावाचक कहता है कि भाई वो क्या है, सखी है, बचपन से ही हम साथ खेले कूदे हैं, पढ़े हैं, तो सखी कहना सख्य का भाव रहा है। कथावाचक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया है? 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो कथावाचक है वो आज दोस्तों 4 वर्ष बाद मिलने आया है। मालती के विवाह को कितने वर्ष हो गए थे? 2, 3, 4, 5। तो देखिए मालती के विवाह को हो गए थे दोस्तों आपके 2 वर्ष हो गए थे। मालती के पति का पेशा क्या है? डॉक्टरी, वकालत, शिक्षण, दुकानदारी। तो हम जानते हैं कि जो मालती के पति का नाम है वो है महेश्वर, और महेश्वर दोस्तों क्या करता है? डॉक्टरी करता है। महेश्वर के बारे में असत्य कथन पहचानिए। वे पास के एक शहर में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। वो प्रातः 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं तथा 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उनका जीवन एक निर्दिष्ट ढर्रे पर ही चलता है। भयंकर गर्मी के कारण वे फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। कौन सा कथन है वो असत्य है? तो देखिए लेखक है वो बताता है कि भाई महेश्वर हैं, उसके पति हैं, उनके बारे में मैंने जानकारी की, तो उनके बारे में पता चला कि वो क्या हैं? डॉक्टरी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, और वो पास के ही गांव में क्या है, एक सरकारी डिस्पेंसरी में क्या है, एक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर देखिए पास के शहर में नहीं दोस्तों, पास के गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत हो जाएगा। वे प्राय 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं, 1:30 या 2 बजे लौट आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद शाम को भी कभी कभी काम आता है तो भी जाते हैं। उनका जीवन एक निर्दिष्ट ढर्रे पर ही चलता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। भयंकर गर्मी के कारण फुर्सत के समय सुस्त रहते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथावाचक द्वारा टिटी के रोने का कारण पूछने पर मालती ने क्या जवाब दिया? वह भूख लगने पर रोता है, किसी अन्य अपरिचित व्यक्ति के आ जाने पर हमेशा ऐसे ही रोता है, वह चिड़चिड़ा सा हो गया है इसलिए ही रोता सा रहता है, मालती उसे डांटती रहती है इसलिए वह ऐसा रोता रहता है। बताइए। तो देखिए वो टिटी है। टिटी कौन है दोस्तों? उसके बच्चे का नाम है, वो लगातार रो रहा है। कथावाचक पूछता है कि इस प्रकार ये क्यों रो रहा है? तो वो कहती है कि ये क्या है, कुछ दिनों से चिड़चिड़ा सा हो गया है और इसलिए ही ये क्या करता रहता है, रोता रहता है। मालती को इस घर में आए हुए कितने दिन हुए हैं? 10, 12, 15, 20। तो कहानी में हम देखते हैं कि भाई मालती को इस घर में, यानी पहले वो नीचे रहते थे, उसके बाद में वो पहाड़ के ऊपर चले गए हैं और नए घर में आए हुए उनको अभी बस 15 दिन ही हुए हैं। 15 दिन हुए हैं। मालती ने बर्तन ना मांजने का क्या कारण बताया? उसे थकान हो गई है, अभी मांजने की ज़रूरत नहीं है, आज पानी नहीं है, शाम को 5 बजे मांजने को कहती है। तो मालती है बर्तन मांजने के लिए ऐसे उठती है लेकिन वो नहीं मांज पाती है। क्यों? वो कहती है कि आज तो क्या है, पानी ही नहीं है। मालती के अनुसार नल का पानी कितने बजे आएगा अगले दिन? शाम 5 बजे, शाम 7 बजे, हर तीसरे दिन। तो यहाँ पर क्या है, मालती के यहाँ पर पानी की जो नल है वो अनियमितता रहती है, कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। तो मालती के अनुसार नल का पानी है दोस्तों वो शाम 7 बजे आएगा। तो लेखक है वो ये बात सुनकर के खुश हो जाता है कि चलो तुम्हें 7 बजे तक फुर्सत मिली, लेकिन जब वो सोचता है मन में कि अब ये 7 बजे मांगेगी तो इसका 11 बजे तक इसको खपना पड़ेगा। मेरे विचार के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन
ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं? सिक्का बदल गया, रोज, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, अमृतसर आ गया है। बताइए। तो ये दोस्तों कहानी किससे है? रोज से है। कथावाचक मालती के घर तक कैसे जाता है? बस में, लारी में, पैदल, तांगे में। मालती दोस्तों उससे आने का साधन है। वो पूछती है कैसे आए हो, कि लोरी में आए हुआ। तो कथावाचक कहता है कि मैं तो किस में आया हूँ, मैं तो पैदल आया हूँ, और मैं ये बिस्तर वगैरह है खुद ले आया, मेरा सामान है वो एक कुली लेकर के आ रहा है। महेश्वर के अनुसार पहाड़ी लोग कैसे होते हैं? बेपरवाह है, खुश मिजाज, लापरवाह है, शौकिया। तो महेश्वर है वो बात कर रहा होता है कि कोई ना कोई कांटा है फंस जाता है। पहाड़ी लोग कैसे होते हैं? लापरवाह होते हैं, इसलिए उनको क्या हो जाती है? गैंग्रीन हो जाती है। महेश्वर के अनुसार हर दूसरे चौथे दिन किसका केस आता है? हृदयघात, दुर्घटना, गैंग्रीन, लकवा। तो महेश्वर दोस्तों कहता है कि हर दूसरे चौथे दिन किसका केस आ जाता है? गैंग्रीन का केस आता है। हर दूसरे दिन किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है खाली स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अच्छा कर्म, डॉक्टरी, अच्छा अभ्यास, दुश्मनी निकालना। तो देखिए मालती है वो महेश्वर और लेखक कथावाचक के समक्ष है वो ये बात कहती है कि हर दूसरे दिन किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है क्या? अच्छा अभ्यास। अगला क्वेश्चन, मालती और महेश्वर को अंदर ही क्यों सोना पड़ता है? क्योंकि बाहर बरसात पड़ती है, कीड़े मकोड़ों तथा जंगली जानवरों का ज़्यादा खौफ रहता है, लोहे के पलंग को बाहर नहीं ले जा पाते हैं, अंदर बिजली के पंखे का लाभ मिल सकता है। बताइए। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई भी यदि कमी लग रही है तो वो ज़रूर बताएं, अच्छाई को बताएं, जिससे कि हमें और भी वीडियो को सुधार करने का मौका मिलता रहे। तो मालती और महेश्वर को दोस्तों अंदर सोना पड़ता है। वो कहता है कि भाई हमें अंदर सोना पड़ता है, मच्छर तो हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, लेकिन क्या करें, ये लोहे के पलंग को हम रोज़ रोज़ बाहर नहीं ले जा सकते। मन तो करता है, लेकिन लोहे के पलंग हैं वो काफ़ी भारी हैं और वो उनको बाहर नहीं ले जा सकते। तो ये हो जाएगा उत्तर। आपके आने का इतना लाभ ही होगा, कथन में महेश्वर का अभिप्राय है। कथावाचक महेश्वर और मालती से बातचीत करके अकेलापन दूर कर रहा है। महेश्वर के जाने पर मालती का ध्यान रख सकता है, लोहे के पलंग को बाहर निकलवा सकता है, चोर डाकुओं के भय से रक्षा कर सकता है। बताइए। तो देखिए वो कहता है कि हमें भाई भीतर ही सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोहे के पलंग को बाहर नहीं ले जा सकते। आज आप आए हैं तो आपके आने का हमें इतना ही फ़ायदा होगा कि आज हम इस लोहे के पलंग को उठा करके बाहर रख के बाहर सोने का आनंद उठा सकते हैं। तो लोहे के पलंग को बाहर निकलवा सकता है। तो जो कथावाचक है वो क्या करवा सकता है? लोहे के पलंग को बाहर निकलवा सकता है। भूला हुआ कर्तव्य शब्दावली किसके लिए प्रयुक्त हुई है? महेश्वर, मालती, टिटी, लेखक। तो देखिए भूला हुआ तभी कहता है कि भाई तभी क्या है, टिटी है वो चौंक पड़ता है या रो पड़ता है, जैसे कोई भूला हुआ कर्तव्य उसको याद आ गया हो। तो ये टिटी के लिए दोस्तों शब्दावली प्रयुक्त है। महेश्वर कौन सा फल लेकर घर आता है? सेब, आम, केले, जामुन। तो महेश्वर लाता है दोस्तों कौन? आम के फल को लेकर के आता है। आम कागज में लपेट कर कहाँ पर रखे हुए हैं? खाट पर, अलमारी में, अंगीठी पर, कुर्सी पर। बताइए। आम कागज में लपेट कर कहाँ पर रखे हुए हैं?
खाट पर, अलमारी में, अंगीठी पर, कुर्सी पर। तो आम को दोस्तों वो कहता है कि जाओ मैं आम लेकर के आया हूँ, और वहाँ पर कागज़ के, अखबार के कागज़ में लपेट करके वो अंगीठी पर रखे हुए हैं। अंगीठी है वो ऑप्शन हो जाएगा इसका, अंगीठी। हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़कर खाने को लेखक ने क्या बताया है? सबसे बड़ी जिद, सबसे बड़ी चंचलता, सबसे बड़ी विजय, सबसे बड़ी गलती। तो चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल के कुछ दूर पर आम के बगीचों में चढ़कर के कच्ची आमी तोड़कर खाने को लेखक ने सबसे बड़ी विजय बताया है। कथावाचक और मालती क्लास से भागने के बाद किसके बगीचे में जाते थे? नींबू के, अनार के, आम के, सेब के। तो अभी जैसा कि हमने देख लिया पहले क्वेश्चन में, तो आम के बगीचे में जाते थे और वहाँ पर क्या है, दोनों कच्ची आमियाँ तोड़ करके खाते थे। कभी कभी क्या है, लेखक कथावाचक है वो चला जाता था, मालती नहीं जा पाती थी, तो वो भी क्या है, खिन्न होकर के वापस लौट आता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी क्योंकि उसे माता पिता पढ़ने से मना करते थे, उसके माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते थे, स्कूल गांव से दूर होने के कारण भेजते नहीं थे, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहती थी। बताइए। तो मालती दोस्तों इसलिए नहीं पढ़ती थी क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहती थी। माता पिता तो खूब पढ़ाना चाहते थे लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहती थी। मालती के पिता पुस्तक लाकर कितने पेज रोज पढ़ने की हिदायत देते हैं? 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 15 पेज। तो जब वो पढ़ते नहीं थी तो उसके पिता एक दिन एक किताब लेकर के आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें क्या है 20 पेज रोज पढ़ने की क्या करता हूँ और मैं बाद में तुमसे पूछूंगा। पुस्तक पढ़ने के लिए पिता मालती को कितना समय देते हैं? 2 दिन, 1 हफ्ता, 20 दिन, 1 माह। तो मालती को समय मिलता है दोस्तों पर डे 20 पेज पढ़ने हैं, और 1 हफ्ता बाद में मैं पूछूंगा, तो 1 हफ्ते का समय मिलता है। मालती ने किताब का क्या किया? किताब को पूरा पढ़ लिया था, किताब को फाड़ कर फेंक दिया था, किताब को लेखक को दे दिया था, किताब को छिपा कर रख दिया था। बताइए। मालती ने किताब का क्या किया? तो मालती ने दोस्तों किताब को क्या करा? फाड़ करके किताब को फेंक दिया था। मालती के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं है? एक, निराशा और उदासी उसके संपूर्ण जीवन में छाई हुई है। मालती बचपन में बहुत शांत और समझदार लड़की थी। मालती का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। मालती पति के खाने के बाद खाना खाती है। तो देखिए, एक निराशा है और एक उदासी है। नीरसता उसके क्या है, संपूर्ण जीवन में छाई है, बिल्कुल हम जानते हैं पूरी कहानी में। मालती बचपन में दोस्तों बहुत ही क्या थी, उद्यत लड़की थी। उद्यत और क्या थी, समझदार नहीं बल्कि कैसी थी, चंचल किस्म की लड़की थी। बहुत ही ज़्यादा क्या थी, शैतान थी और चंचल थी। मालती का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, बिल्कुल सही बात है। मालती पति के खाने के बाद खाना खाती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 इसका ऑप्शन हो जाएगा। मालती बचपन में थी बड़ी उद्दत और चंचल थी। जब मालती रसोई की ओर चली तब खाली स्थान की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसकी, मेरी, टिटी की, महेश्वर की। तो मालती है जैसे ही रसोई की ओर जाने लगती है तो लेखक कह रहा है, लेखक कथावाचक है जो भी है वो कह रहा है कि भाई किसकी, टिटी की जो कर्तव्य भावना है वो विस्तीर्ण हो गई है और उसे उसको हाथों में लेना पड़ा। महेश्वर के अनुसार लेखक या कथावाचक कितने मील पैदल चल कर के उनके पास पहुंचा था? 8 मील, 10 मील, 15 मील, 18 मील। बताइए। तो महेश्वर कहता है कि भाई आप भी थक गए होंगे, आराम कर लीजिए, 18 मील चल करके आप आए हैं।
कथावाचक ने कौन से पेड़ों को कोमल अशांति में राग गाते हुए बताया है? शाल के, चीड़ के, अशोक के, तमाल के। तो कथावाचक ने बताया दोस्तों, चीड़ के जो वृक्ष हैं वो एक कोमल अशांति में राग गा रहे हैं, उद्वेग में राग नहीं है। खाना खा चुकने के बाद लेखक द्वारा रात के वातावरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस संबंध में अनुपयुक्त कथन की पहचान कीजिए। कि खाना खा लेते हैं दोनों और बाहर का जो आकाश है, प्रकृति का वर्णन है वो आता है, लेखक उसको देखता रहता है, तब क्या है उसके संबंध में जो गलत कथन है वो बताइए। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था, अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी से चमक रही है, नीरव उड़ान से अंधकार काटते हुए चमगादड़ असुंदर और भयावह लगते हैं, दिन भर की तपन, थकान, अशांति, दाह की भाप को ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। तो देखिए, पूर्णिमा थी दोस्तों, उस दिन कौन सी रात थी? पूर्णिमा की रात थी, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। आकाश है वो अनभ्र था, अनभ्र माने हो जाएगा बिना बादलों के, तो ये बात बिल्कुल सही है। अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत, जो छत दिन में क्या लग रही थी? अत्यंत शुष्क और नीरस लग रही थी, वो छत भी अब चांदनी में क्या है? चमक रही है, ये बात बिल्कुल सही है। नीरव उड़ान से चक्कर काटते हुए चमगादड़ भी क्या लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं दोस्तों, सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, सुंदर लग रहे हैं, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। दिन भर की तपन, थकान, अशांति, दाह की ताप को ग्रहण के लिए पर्वत शिशुओं ने चीड़ वृक्ष रूपी भुजा आकाश की, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहानी का अंत कितने बजने के साथ होता है? 9, 10, 11, 12। कहानी का अंत कितने बजने के साथ होता है? तो कहानी का अंत होता है दोस्तों कितने बजने के साथ होता है? ये होता है 11 बजने के साथ में कहानी का अंत होता है। रोज कहानी का नाम क्या था? नीली हंसी, छाया, गैंग्रीन, अभिशापित। तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, क्या? गैंग्रीन। रोज कहानी के संदर्भ में सही कथन नहीं है। इस कहानी में स्त्री को असहाय बनाने वाले संदर्भ हैं। इस कहानी में कुंठा और घुटन का चित्रण है। घर परिवार के दायरे से आगे व्यापक धरातल पर मानवीय मूल्यों की पक्षधरता की कहानी है। कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में घूमती है। तो देखिए क्या है दोस्तों, कहानी में स्त्री को असहाय बनाने वाले संदर्भ हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुत जगहों पर क्या है, मालती है वो असहाय है, पति की सेवा में लगी हुई है और घर से बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, और टिटी है वो उसको क्या है, असहाय बनाए हुए है। इस कहानी में कुंठा और घुटन का चित्रण है, बिल्कुल सही बात है। घर परिवार के दायरे से आगे व्यापक धरातल पर मानवीय मूल्यों की पक्षधरता की कहानी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कहानी दोस्तों उल्लासपूर्ण वातावरण नहीं बल्कि नैराश्यपूर्ण अवसादग्रस्त वातावरण में घूमती है, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है, वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। कथन किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था आकाशदीप, रोज, यही सच है। बताइए कौन सी कहानी से कथन लिया गया है? तो आप जानते हैं किस कहानी से? रोज कहानी से लिया गया है। उसने एकाएक चौंक कर कहा हूँ, लेखक के अनुसार मालती का हूँ था प्रश्नसूचक, निरर्थक, अवसाद बोध से गिरा, स्वीकृति बोधक। बताइए लेखक के अनुसार मालती का हूँ था, तो ये मालती का हूँ कैसा था दोस्तों? प्रश्नसूचक था। ठीक है, और विस्मय बोधक भी यहाँ पर हो सकता है, बाद में उसके विस्मय आता है, विस्मय बोधक भी हो जाएगा। उन आँखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो। कथावाचक के अनुसार उपर्युक्त कथन के आधार पर बताइए कि कौन सा विकल्प असंगत है। किसी भीगी बीती हुई बात को याद करने की,
किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, निर्बाध स्वच्छंदता को पुनः स्मरण करने की। यानी कि उसकी आंखों में विचित्र भाव था और वो कहीं ना कहीं कुछ क्या है, चेष्टा कर रहा था। तो किस चीज़ की चेष्टा वो नहीं कर रहा था, तो इनमें से बताना है आपको कौन सा यहाँ पर गलत है। तो देखिए, वो चेष्टा कर रहा है किसी बीती हुई बात को याद करने की, सही बात है। किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, ये भी बात सही है। किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये बात दोस्तों यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। कथन के अनुसार कथावाचक किससे बातें कर रहा है? मालती से, महेश्वर से, जुनेजा से, टिटी से? बताइए। हम दोनों भीतर बैठकर बातें करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में। तो यहाँ पर जो कथावाचक है वो किससे? महेश्वर से दोस्तों बातचीत कर रहा है। पति खालिस्तान बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी खालिस्तान बजे तक भूखी बैठी रहेगी। रिक्त स्थान की उचित पूर्ति क्रमशः विकल्प से कीजिए। 2.5 3, 2 2.5, 1 1.5, 2 3। यानी दोनों रिक्त स्थानों में क्रमानुसार कौन सा विकल्प है वो सही बैठेगा। तो देखिए, पति हैं वो दोस्तों 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, और 2:30 बजे खाएंगे। मालती हमेशा किससे? पति के बाद में खाना खाती है, तो लगभग 3 बज जाएंगे। तो 3 बजे, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो जाएगा दोस्तों 2:30 और 3। आगे चलते हैं। कथावाचक के अनुसार देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि क्योंकि अपच नहीं होती, क्योंकि परिवार के साथ खाया जा सकता है, क्योंकि भूख बढ़ी हुई होती है, दोनों वक्त खाना नहीं खाना पड़ता है। देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि भूख बढ़ी हुई होती है। महेश्वर उससे पूछते हैं कि भाई मैं तो इस समय खाता हूँ, लेकिन आपको तो क्या है, अजीब लग रहा होगा, स्वाद भी नहीं आएगा, आप इस वक्त बेवक्त खा रहे हैं। तब ले कथावाचक है वो कहता है कि भाई देर से खाने तो अच्छा लगता है जब भूख और ज़्यादा बड़ी होती है। कथावाचक के अनुसार देर से खाने पर तो ये तो हो गया। जब हमने भोजन समाप्त किया तब खाली स्थान बचने वाले थे, कथन की पूर्ति कीजिए। 4, 3, 2.5, 3.5। तो कितने बजने वाले थे? 3 बजने वाले थे, यानी कि पति आएगा 2:30 बजे, स्त्री 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। तो इन्होंने 3 बजे भोजन है वो कर लिया। मालती एक बिल्कुल खाली स्थान, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है। 4 बज गए। पंक्ति के रिक्त स्थान के संबंध में कौन सा शब्द असंगत है? अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस, अवसाद युक्त? बताइए। तो देखिए, यहाँ पर आया है 3 शब्दों का, 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, ये सही है, ये सही है। नीरस, और जो चौथा शब्द है वो है यंत्रवत। यंत्रवत नाम के शब्द है। यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है 4 बज गई। अवसाद युक्त शब्द का यहाँ पर दोस्तों कोई प्रयोग नहीं है। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। किसका कथन है? मालती, महेश्वर, कथावाचक, कुली? तो ये जो दोस्तों कथन है वो किसका कथन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे किसका? मर जाए तो मालती का कथन हो जाएगा। तब लगभग खाली स्थान बजे, मालती भोजन कर रही थी, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 9:30, 10:30, 10, 9। तो वो क्या है, 10:30 बजे, रात के 10:30 बजे क्या है, रात्रि का भोजन है वो कर रही है।
दिन का भोजन लगभग वो 3 बजे करती है और रात्रि का भोजन वो लगभग 10:30 बजे करती है, और इस तरह 11 बजे यहाँ पर कहानी का अंत है वो हो जाता है। कहानी के अंत में मालती मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धोती है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन सूखने पर साफ नहीं होता है। अभी पानी आ रहा है, उस बर्तन में उसे दही जमाना है, वह पूरे काम से निवृत्त होना चाहती है। बताइए, तो वो क्या है, मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे बर्तन में दही जमाना है। रोज कहानी के संदर्भ में असंगत विकल्प है। आत्मकथा शैली, मालती के जीवंत उद्यम अतीत का चित्रण, मालती की मानसिक एक रस्ता व टूटन की अभिव्यक्ति, नाटकीय आरोह अवरोह युक्त कथानक। तो देखिए, आत्मकथा शैली है, बिल्कुल सही बात है। मालती के जीवंत उद्यम अतीत का चित्रण है कि बचपन में बहुत ज़्यादा क्या थी, शरारती थी, चंचल थी। मालती की मानसिक एक रास्ता यानी एक ही तरह की ज़िंदगी है, वो उसमें ढल गई है। रोज़ ही कहती है कि इसी प्रकार का काम मैं रोज़ करती हूँ, और उसके भीतर ही भीतर टूटने की जो अभिव्यक्ति है वो इस कहानी में दिखाई देती है। नाटकीय आरोह अवरोह युक्त दोस्तों कथानक नहीं है, यहाँ पर कथ्य का अभाव ही इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। कहानी में आए तौक शब्द का सही अर्थ क्या है? ताकना, तरीका, हार, भार या हंसुली। तो जो तौक शब्द का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों, या तो भार के या बोझा के संदर्भ में होगा, या फिर हंसुली के संदर्भ में हो किया जाएगा। रोज कहानी किस कहानी संग्रह से संकलित है? परंपरा, जयदोल, विपथगा, कोठरी की बात। बताइए, रोज कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? परंपरा, जयदोल, विपथगा, कोठरी की बात। तो रोज जो कहानी है दोस्तों, वो हमारी किसमें, विपथगा नामक संग्रह से संकलित है। अज्ञे के ये सारे कहानी संग्रह हैं, परंपरा, जयदोल, विपथगा, कोठरी की बात। किस वर्ष अज्ञे ने रोज कहानी का नाम बदलकर गैंग्रीन कर दिया? 1975, 1960, 1980, 1990। तो 1900 दोस्तों किसमें, 90 में ये जो कहानी है पहले वो रोज नाम से छपी थी। 1934 में विपथगा नामक, 1934 में पहले छपी थी, फिर 1937 में विपथगा नामक संकलन आया था जिसमें ये कहानी है संकलित की गई थी। इसके बाद में 1990 में दोस्तों इस कहानी का नाम बदल करके लेखक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, गैंग्रीन कर दिया जाता है। हालांकि जो गैंग्रीन क्या है, एक प्रकार का रोग है, इसमें थोड़ा सा जिक्र आता है, लेकिन जो रोज नामक जो शब्द से इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध होती है वो गैंग्रीन शब्द से उतनी नहीं हो पाती है। गैंग्रीन कहानी के विषय में असंगत विकल्प है। इसमें एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। कहानी में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का कौशल दिखलाया गया है। यह कहानी स्त्री जीवन की एकरसता और यांत्रिकता को उजागर करती है। कहानी का मुख्य स्वर मालती की चुनौतियों पर है, ना कि उसके द्वारा किए गए समझौते पर। बताइए, तो देखिए, पहला है विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है, सही बात है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है यहाँ पर किया गया है। यह कहानी स्त्री जीवन की एकरसता, ये भी बात बिल्कुल सही है। कहानी का जो मुख्य स्वर है दोस्तों, मालती की चुनौतियों पर नहीं है, बल्कि उसके द्वारा किए गए सामाजिक समझौता और सहनशीलता वाले परिणाम पर है, कि मालती किस प्रकार समाज से और अपनी स्थितियों से क्या कर लेती है, समझौता कर लेती है, और बचपन में बड़ी शरारती और शांत रहने वाली, चंचल रहने वाली जो मालती है वो बड़ी ही क्या है, शांत बन जाती है। ठीक है, और चुप बन जाती है। तो चौथा ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा। कहानी का नाम विपथगा संग्रह के कौन से संस्करण में बदला गया था? चौथे, पांचवें, सातवें, 10वें। तो कहानी का नाम है दोस्तों 5वें संस्करण में। विपथगा का जब 5वां संस्करण आया था 1990 ईस्वी में, तब इस कहानी का नाम बदल करके गैंग्रीन कर दिया गया।
रोज कहानी कैसी है? चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, कथानक प्रधान, उद्देश्य प्रधान। तो ये जो कहानी है दोस्तों, मालती इस कहानी की नायिका है और उसके ही इर्द गिर्द महेश्वर का थोड़ा बहुत परिचय आया है। वो भी मालती के जीवन को, उसके व्यक्तित्व को अधिक मुखर बनाने के लिए, अधिक उभारने के लिए उसका परिचय आया है। मुख्य रूप से कथावाचक, और वो भी एक आत्मकथा शैली में कथा कह रहा है। तो सबसे जो मुख्य पात्र यहाँ पर उभर करके आता है वो मालती ही है। मालती कहानी की नायिका है और चरित्र प्रधान ये कहानी हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारे लगभग 57 प्रश्न हैं, वो मैंने यहाँ पर संकलित करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और यदि कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ। चारों की चारों देखिए कहानी है। पहली कहानी है आपकी कौन सी? कफन कहानी है, ठीक है। दूसरी हो गई आपकी रोज कहानी है। तीसरी आपकी गदल कहानी है। और चौथी कहानी आपकी हो जाएगी कौन सी? पुरस्कार कहानी है। 4 कहानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लगी हुई हैं, ठीक है। तो चारों की चारों आपको चैनल पे मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। या आप कमेंट कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक साथ में बने रहिएगा दोस्तों और पढ़ते रहिएगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।